Assalamu alaikum. Hello students, how are you? Today we'll see lesson number 2 of compiler construction. It is the continuity of previous lecture. So let's have some overview before starting the today's lesson. Definition of compiler. A program must be translated into a form in which it can be executed by a computer. कोई भी प्रोग्राम जो हम किसी भी लैंग्वेज में उसको लिखें, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिस तरह C++, जावा, PHP, कोई भी लैंग्वेज अगर हम यूज़ करें तो वो सबसे पहले एक ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट होता है जो मशीन अंडरस्टैंड कर सके। इस कन्वर्जन के सिस्टम को कंपाइलर कहा जाता है। द सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट डू दिस ट्रांसलेशन आर कॉल्ड कंपाइलर्स। कंपाइलर्स को समटाइम्स ट्रांसलेटर्स भी कहा जाता है क्योंकि ये बेसिकली ट्रांसलेट करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को जो किसी भी लैंग्वेज में लिखा गया हो एक ऐसी फॉर्म के अंदर जो मशीन रीडेबल फॉर्म हो, यानी कि मशीन के साथ हम उसको मशीन उस चीज को अंडरस्टैंड कर सके। सो दैट इज समथिंग वी कॉल्ड कंपाइलर्स। तो ये बेसिक फिनोमिना है कंपाइलर का कि प्रोग्राम इसको दिया जाता है सोर्स लैंग्वेज के अंदर और कंपाइलर क्या करता है, एक पूरा फेज इसके अंदर सेट ऑफ फेज है जिसको हम इन डिटेल स्टडी करेंगे। आज से इसको हम स्टार्ट कर देंगे इन फेजेस को। ये क्या करता है, उसके अंदर तमाम प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप फेजेस उनको कंप्लीट करके और जो उसकी आउटपुट है वो टारगेट लैंग्वेज के अंदर। यहाँ से हम एक चीज और डिस्कस करेंगे टारगेट लैंग्वेज के हवाले से, लेकिन एक जो पैरेलल इसके अंदर से जो हमें मैसेजेस आते हैं, इन केस अगर प्रोग्राम में कोई एरर हो तो एरर मैसेजेस भी कंपाइलर डिस्प्ले करता है। कंपाइलर मैसेजेस टारगेट लैंग्वेज से कोई ऐसी चीज जो हम मजीद कह सकें कि हमें आउटपुट के तौर पे आ सकती है। इसे पिछली स्लाइड में हमने ये डिस्कस किया कि कंपाइलर बेसिकली क्या करता है, सोर्स लैंग्वेज को, जो भी प्रोग्राम सोर्स लैंग्वेज में दिया होता है, सोर्स लैंग्वेज का वर्ड इसलिए यूज किया गया कि कोई भी सोर्स हो सकता है। आई मीन कि इसमें स्पेसिफाई नहीं कर सकते हम कि सिर्फ C है, जावा है या कोई भी लैंग्वेज जो जिसके अंदर प्रोग्रामिंग होती है वो हम एज अ सोर्स दे सकते हैं और कंपाइलर उसको एक ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करता है, एक ऐसी फॉर्म में ट्रांसलेट कर सकता है जो एग्जीक्यूटेबल हो मशीन के ऊपर। लेकिन कंपाइलर ये भी कर सकता है कि हम किसी भी टारगेट लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट कर सकें। मीन्स के जरूरी नहीं है कि वो टारगेट लैंग्वेज मशीन एग्जीक्यूटेबल हो। एक दफा फिर समझ लें इस चीज को कि कंपाइलर की डेफिनेशन एग्जैक्टली वही है जो हमने सिर्फ पिछली स्लाइड में चेक की, लेकिन कंपाइलर को हम यूज कर सकते हैं किसी भी सोर्स लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने में किसी भी टारगेट लैंग्वेज के अंदर। मीन्स कि हम वो कंपाइलर भी राइट कर सकते हैं जो सोर्स लैंग्वेज को उठाए उसको कंपाइल कर ले जो हमारी डिजायर्ड टारगेट लैंग्वेज है। और जरूरी नहीं है कि वो डिजायर्ड टारगेट लैंग्वेज वही हो जो मशीन रीड कर सके। मीन्स कि हम किसी इंटरमीडिएट लैंग्वेज में भी इसको, इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इन सम केसेस जो हमें कभी जरूरत पड़े। तो बेसिकली कंपाइलर का मकसद ये है, कंपाइलर का काम ये है कि इसके अंदर नंबर ऑफ स्टेप्स हैं कि उन तमाम स्टेप्स को कंप्लीट करने के बाद सोर्स लैंग्वेज को टारगेट लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। इंटरप्रेटर्स आर द कॉमन काइंड ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसर्स। तो जिस तरह लैंग्वेज की प्रोसेसिंग के अंदर हमने कंपाइलर को देखा है, इंटरप्रेटर भी लैंग्वेज की प्रोसेसिंग के अंदर यूज होते हैं। एन इंटरप्रेटर अपीयर्स टू डायरेक्टली एग्जीक्यूट द प्रोग्राम एंड प्रोवाइड्स आउटपुट। तो इंटरप्रेटर और कंपाइलर में डिफरेंस ये है कि कंपाइलर डायरेक्टली आउटपुट प्रोड्यूस नहीं करता। मींस के लेट्स सपोज हम एक प्रोग्राम लिखते हैं जो कि हमें एडिशन की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। लेट्स सपोज कि ये हमारा एक प्रोग्राम है, हम इस प्रोग्राम को 2 इंटीजर्स प्रोवाइड कर रहे हैं एज ए इनपुट और ये क्या करता है कि एज ए आउटपुट हमें 4 प्रोवाइड कर रहा है। मींस के ऐड कर रहा है 2 इंटीजर्स को और उसको आउटपुट हमें प्रोवाइड कर रहा है। ये प्रोग्राम का बेसिक फंक्शन ये है। कंपाइलर 4 रिटर्न नहीं करता, कंपाइलर एक कोड जनरेट कर देता है जो कि टारगेट लैंग्वेज के अंदर आता है। मींस के
इनपुट ये टारगेट लैंग्वेज जिसके अंदर उसको हमने कन्वर्ट किया होता है सोर्स लैंग्वेज से। इसको हम थोड़ा सा डिटेल से देखते हैं जरा। आउटपुट, और अगर कोई एरर मैसेजेस हैं तो एरर मैसेजेस भी डिस्प्ले करता है। ये एक फेज है कि टारगेट लैंग्वेज, ये टारगेट लैंग्वेज जो जनरेट होती है इसको कंपाइलर जनरेट करता है। कंपाइलर के अंदर अगर हम सोर्स लैंग्वेज एज अ इनपुट प्रोवाइड करें तो वो क्या जनरेट कर देगा, टारगेट लैंग्वेज। टारगेट लैंग्वेज को जब हम इनपुट दें, इनपुट मींस के लेट्स सपोज इन आवर एग्जांपल दो इंटीजर्स हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा, इसकी आउटपुट प्रोवाइड कर देगा, दैट इज 4। इंटरप्रेटर क्या करता है कि वो इन दो बॉक्सेस को एक बॉक्स में कन्वर्ट कर देता है, मींस के वो सारे काम इसी के अंदर करता है और डायरेक्टली सोर्स प्रोग्राम भी हम इसी को देते हैं, इनपुट भी हम इसी को दे रहे हैं, एरर मैसेजेस भी यही डिस्प्ले कर रहा है और इनपुट के अंदर हम इसको दो इंटीजर प्रोवाइड कर रहे हैं, सोर्स प्रोग्राम के अंदर इसको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं सारी। इंटरप्रेटर इसको कंपाइल और एग्जीक्यूट एक ही टाइम पे कर देगा और हमें डायरेक्टली आउटपुट प्रोवाइड कर देगा फॉर अगर हमने सही इनपुट्स दिए। अगर कोई एरर है हमारे प्रोग्राम के अंदर तो यहाँ पे उसका एरर मैसेजेस डिस्प्ले कर देगा। सो इंटरप्रेटर और कंपाइलर में यही डिफरेंस है कि इंटरप्रेटर दोनों काम कर रहा होता है, कंपाइलर सिर्फ उसको कंपाइल करता है टारगेट लैंग्वेज के अंदर। So here are some differences between compiler and interpreter. Positives और pros of compiler are कि ये less space occupy करते हैं क्योंकि इसका काम सिर्फ और सिर्फ उसको compile करना है, एक target language में convert करना है। तो ये inputs की जो सारी मैकेनिज्म है वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होती, तो ये लेस स्पेस लेता है। ऑब्वियसली जब लेस स्पेस लेगा, काम कम होगा तो उसकी एग्जीक्यूशन भी फास्ट होगी। इन आइदर केस, इन द केस ऑफ इंटरप्रेटर इसकी डिबगिंग आसान है क्योंकि इसके अंदर हम वो तमाम चीजें खुद से नहीं कर रहे होते। हमारे पास जो सोर्स प्रोग्राम होता है वो एक हाई लेवल लैंग्वेज में मोस्टली जो हम यूज करते हैं, तो इसकी डिबगिंग आसान होती है। जो कंपाइलर का फेज है इसकी डिबगिंग मुश्किल होती है। इसको हम देखेंगे इन थ्रू आउट आवर कोर्स से कैसे हमने एक छोटी सी लाइन या एक छोटे से 3-4 लाइंस का एक प्रोग्राम, इवन सिंगल लाइन का अगर कोई एग्जीक्यूशन है तो यह प्रोग्राम है उसको किस तरह कंपाइलर कितने स्टेप्स में जाके उसको कंप्लीट करता है और उसकी डेवलपमेंट तेज होती है। मींस के हाई लेवल लैंग्वेज में अगेन हम जो भी डेवलपमेंट करेंगे वो आसान होगी। एंड इट्स कॉन्स आर प्रोसेसिंग स्लो है। प्रोसेसिंग इसकी इस वजह से स्लो है कि इसके अंदर अकॉर्डिंग टू द मशीन इंस्ट्रक्शंस के जो भी मशीन सेट्स होते हैं डिफरेंट मशीन्स के ऊपर इसकी प्रोसेसिंग डिफरेंट तरीके से होती है। सपोज अगर इंटेल बेस्ड x86 बेस्ड सिस्टम पे इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो वहां पे डिफरेंट बिहेव कर रहा है। अगर हम किसी और मशीन पे इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो ये डिफरेंट बिहेव कर रहा है। तो इसकी प्रोसेसिंग स्लो होती है डिपेंडिंग दैट पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन सेट दैट इज गिवन बाय दैट पर्टिकुलर मशीन। अब इसकी डिबगिंग इंप्रूव हो रही है यूजिंग इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट्स के। अब जो आईडीज जितने इन्वॉल्व हो गए हैं कंपाइलर की राइटिंग के अंदर, जिस तरह हम सी के अंदर जो कंपाइलर लिख रहे होते हैं वो सी की ही आईडी हम उसको यूज करते हैं जिसके अंदर हम उसको लिखते हैं, तो काफी ज्यादा बेनिफिट्स वो हमें प्रोवाइड करता है जो कि पहले जब हम नॉर्मल टेक्स्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग किया करते थे टेक्स्ट फाइल के अंदर तो उसमें वो चीजें सारी अवेलेबल नहीं थी, मैनुअल सारा काम करना पड़ता था। अब हर चीज ग्राफिकल मोड में हमें डिबगिंग की और डिफरेंट चीजें जो फीचर्स हम ऐड कर सकते हैं अपने कंपाइलर के अंदर वो हम यूजिंग द ग्राफिकल इंस्ट्रूमेंट्स उसको हम यूज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो इस बेस के ऊपर हमारी डिबगिंग आसान हो गई। एंड कॉन्स ऑफ इंटरप्रेटर्स आर नॉट फॉर लार्ज प्रोजेक्ट्स के हम बड़े प्रोजेक्ट्स को डायरेक्टली जो है नहीं यूज कर सकते इंटरप्रेटर एज इंटरप्रेटर के भी, कि उसकी रीजन ये है कि अगर एरर आ जाए तो वो प्रोग्राम जो है वो सारे का सारा हमें री राइट करना पड़ता है या हर दफा उसको री कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू आवर डिजायर्स। रिक्वायर मोर स्पेस, ऑब्वियसली इसमें स्पेस ज्यादा चाहिए होती है। एग्जीक्यूशन जो है वो स्लो होती है, उसकी रीजन ये है कि वो पूरे का पूरा प्रोग्राम हमारी मेन मेमोरी के अंदर, मेन के सारा प्रोग्राम जो है वो
हर वक्त रैम के अंदर पड़ा रहता है कि कब कौन सा इनपुट आया, कब मैं उस पर प्रोसेसिंग करके उसको डिजायर्ड आउटपुट दूं। कंपाइलेशन प्रोसेस के अंदर ये होता है, कंपाइलर क्या करता है, उसको कंपाइल करके इसका जो क्लास कोड है या जो कंपाइलेशन के जो रिजल्ट है वो रख देता है। उसके बाद सिर्फ जो इनपुट्स हैं वो उस टारगेट प्रोग्राम के अंदर या जो भी उसका रिजल्ट होता है उसको देते हैं और वहीं से आउटपुट ले लेते हैं। बाकी पीछे का जो सारा सिलसिला है वो खत्म हो जाता है, वो मेन मेमोरी में रिजाइड नहीं करता। तो दैट्स व्हाई इंटरप्रेटर के अंदर जो प्रोसेसिंग है वो स्लो होती है। लेकिन अगर छोटा प्रोग्राम हो, फ्यूअर लाइन ऑफ कोड्स हो, तो वहां पे इंटरप्रेटर हमें फायदा दे जाता है, तेज और जल्दी काम करता है। और वहां पे कंपाइलर की स्पीड जो है वो निस्बतन स्लो होती है। लेकिन जैसे ही कोड जो है वो ग्रो करता जाता है, नंबर ऑफ लाइंस इंक्रीज करती जाती हैं, तो इंटरप्रेटर की जो आउटपुट है, जो उसकी एफिशिएंसी है, वो डिक्रीज हो जाती है और वाइस वर्सा कंपाइलर की एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। So these are few differences between compiler and interpreter. लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम, ये भी हमने दो प्रोसेसेस देखे, लैंग्वेज प्रोसेसर जिसके अंदर एक कंपाइलर और दूसरा इंटरप्रेटर। तो बेसिकली लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम को हम समराइज कर सकते हैं इस बॉक्स के जरिए, इस डायग्राम के जरिए कि ओवरऑल क्या चीजें हम प्रोवाइड करते हैं लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर किसी भी सोर्स प्रोग्राम को फाइनली टारगेट मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए। इसके अंदर जो हमने लास्ट टाइम बात की, ये मैं बीच में एक सप्लीमेंट्री एक बात कर रहा हूं कि कंपाइलर को सोर्स दिया हमने, सोर्स प्रोग्राम, इसको इनपुट दिया और इसने एक टारगेट असेंबली प्रोग्राम जो है, यानी कि सोर्स प्रोग्राम को उसने बेसिकली कन्वर्ट किया किसमें, असेंबली प्रोग्राम के अंदर। और असेंबली प्रोग्राम को बाद में असेंबलर ने, और एक और स्टेप है लिंकर लोडर का, जिसने इसको टारगेट मशीन कोड में कन्वर्ट किया जो एग्जीक्यूटेबल फॉर्म है। तो जो डेफिनेशन है कंपाइलर की, दैट इज आल्सो ट्रू इन अ केस कि हम उसको सोर्स लैंग्वेज देते हैं और वो हमें एक टारगेट लैंग्वेज, उसके रिजल्ट में सारे फेजेस कंप्लीट करने के बाद हमें टारगेट लैंग्वेज दे देता है। वो टारगेट लैंग्वेज एग्जीक्यूटेबल कोड भी हो सकता है, कोई इंटरमीडिएट लैंग्वेज भी हो सकती है। इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो इसमें हमें उसने एक इंटरमीडिएट लैंग्वेज जो कि असेंबली लैंग्वेज है, जो कि नियर टू मशीन लैंग्वेज है, वो हमें प्रोवाइड की है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द टॉप। सोर्स प्रोग्राम, सोर्स प्रोग्राम को हमने सबसे पहले एज ए इनपुट पास किया इंटरप्रेटर को। इंटरप्रेटर को हम देख चुके हैं वो क्या करता है, उसने हमें एक मॉडिफाइड सोर्स प्रोग्राम रिटर्न कर दिया। इंटरप्रेटर क्या करता है कि उसमें चीजें चेक करता है सारी, क्योंकि एरर्स हों, कोई लेक्सिकल मिस्टेक्स हों, कुछ सिमेंटिक मिस्टेक्स हों, ये कोई प्रॉब्लम हो उसके अंदर, तो वो हमें उसको ऐड करके, या लेट्स सपोज के कोई चीज मिसमैच है, कोई टाइप मिसमैच हो रही है, तो वो हमें उस एरर को दूर करके या उसको इंडिकेट करके उसको ठीक करवा के आगे मॉडिफाइड सोर्स प्रोग्राम जो है वो कंपाइलर को पास कर देता है। कंपाइलर क्या करता है, सिमिलरली ये सारी चीजें ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। ये सारे ऑपरेशंस हम आगे स्टेप बाय स्टेप इसको इन डेप्थ एक एक को पूरा पूरा कवर करेंगे किस तरह करता है। बट टू बी वेरी प्रिसाइज, कंपाइलर्स को अगेन वो स्टेप परफॉर्म करके, बट टू द ऑन द मॉडिफाइड सोर्स प्रोग्राम, नॉट ऑन द एग्जैक्ट सोर्स प्रोग्राम जो ऊपर टॉप पे है, उसके ऊपर वो स्टेप्स परफॉर्म करके उसको टारगेट असेंबली प्रोग्राम में कन्वर्ट कर देता है। बेसिकली असेंबलर क्या करता है, उस असेंबली प्रोग्राम को अगेन एज इनपुट लेता है, आउटपुट क्या कर देता है, रीलोकेटेबल मशीन कोड। रीलोकेटेबल मशीन कोड इसलिए हमने यहाँ पे इसको लिखा है, सिंपल मशीन कोड नहीं लिखा, क्योंकि ये नेसेसरी नहीं है कि पूरे का पूरा प्रोग्राम, अगर तो छोटा प्रोग्राम है, मींस के फ्यूर सेट ऑफ कोड हैं, फ्यूर लाइंस हैं उसके अंदर, और इतना लेंथी प्रोग्राम नहीं है, तो वो मे बी एक ही कंपाइलेशन फेज में, एक ही फेज में वो सारे का सारा कंपाइल हो जाए। लेकिन अगर अगर वो किसी बड़े प्रोजेक्ट का पार्ट है या ऐसी चीज है जो पहले ही ऑलरेडी इन यूज है, उसका हम एक स्मॉलर पार्ट को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, इसको प्रोसेस करवा रहे हैं, प्रोसेसिंग सिस्टम्स के थ्रू कंपाइल करवा रहे हैं, तो वो एक रीलोकेटेबल मशीन कोड होता है जो अपने बाकी पार्ट्स के साथ जाके मर्ज करता है। दैट इज व्हाई इट्स नोन एज रीलोकेटेबल मशीन कोड। लिंकर और लोडर एग्जैक्टली यही काम करता है कि बाकी पार्ट्स जो हैं उस कोड के, उस प्रोजेक्ट के, उस सोर्स प्रोग्राम के, उन सबको लिंक करता है और देन
उसको लोड करता है किसके अंदर, टारगेट मशीन कोड के अंदर, जो कि एग्जीक्यूटेबल होता है मशीन के ऊपर, जो मशीन समझ सकती है, यानी कि जो हमारा कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है। सो दिस इज बेसिकली अ सीरीज ऑफ स्टेप्स जो कि हम परफॉर्म करते हैं सोर्स प्रोग्राम के ऊपर स्टेप बाय स्टेप अपना डिजायर्ड मशीन कोड लेने के लिए, जो कि एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में होता है हमारी मशीन को के ऊपर एग्जीक्यूट होने के लिए। अच्छा, इसमें एक चीज और है जो कि यहाँ पे समझनी जरूरी है कि जो मशीन कोड होता है वो हमेशा मशीन के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। मीन्स कि अगर मशीन की इंस्ट्रक्शन सेट डिफरेंट है तो वहां पे जो मशीन कोड होगा वो डिफरेंट होगा। मीन्स कि अगर हम इंटेल बेस्ड या x86 बेस्ड यूज कर रहे हैं मशीन, तो उसका मशीन कोड डिफरेंट होगा। लेकिन अगर हम कोई और प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, सपोज इंटेल की नहीं है, वो किसी और जो इंस्ट्रक्शन सेट है उनको यूज कर रहे हैं, जिस तरह डिफरेंट इंस्ट्रक्शन सेट हमने देखे होंगे, RISC, CISC, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट, कम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट। तो जो भी मशीन होगी पर्टिकुलर, जो भी उसी के मुताबिक जो है वो मशीन कोड जनरेट होगा, जो कि उस मशीन पे एग्जीक्यूट हो सकता है। इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए कि भी हर दफा हमें उसको दोबारा कंपाइल ना करना पड़े, एक चीज यूज करते हैं वर्चुअल मशीन्स, जो जावा JVM कि हम उसको कंपाइल कर लेते हैं जावा वर्चुअल मशीन के ऊपर। और जावा वर्चुअल मशीन को यानी कि सॉफ्टवेयर बेस्ड उसकी कंपाइलेशन हो जाती है। तो वो क्या होता है कि वो वर्चुअल मशीन किसी भी इंस्ट्रक्शन सेट के ऊपर इंस्टॉल हो तो वो उसको आगे मशीन कोड में वो वर्चुअल मशीन खुद से उसको डिकोड कर देती है। मीन्स कि हम हार्डवेयर की पाबंदी से निकल के सॉफ्टवेयर के उस पर कंपाइल करा लेते हैं और वो सॉफ्टवेयर किसी भी आगे इंस्टॉल हो जाता है और वो क्योंकि कंपाइल्ड फॉर्म उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को सपोर्ट कर रही होती है। लेट्स सपोज इन आवर एग्जांपल इट्स JVM, तो वो क्या करता है, जस्ट इन टाइम कंपाइलर भी इसमें यूज होता है कि वो उसको रन टाइम पे कंपाइल कर लेता है अकॉर्डिंग टू द मशीन इंस्ट्रक्शन सेट। टुडेज लेसन, ये हमने कुछ जो बातें की हैं ये सारी प्रीवियस लेसन में हम डिस्कस कर चुके थे इन डेप्थ। आज हमने सिर्फ उसको समराइज किया। आवर टुडेज लेसन जो है वो उसमें इन चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपाइलर, सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखेंगे कंपाइलर का, और जो उसके अंदर जितनी चीज़ें हैं, जितने फेजेस हैं उस स्ट्रक्चर के अंदर, उनको डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट इज लेक्सिकल एनालिसिस, देन सिंटैक्स, देन सिमेंटिक, देन इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, देन कोड ऑप्टिमाइजेशन, देन कोड जनरेशन, देन सिंबल टेबल मैनेजमेंट एंड कंपाइलर कंस्ट्रक्शन टूल्स। एट द एंड हम आज एवोल्यूशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के किस तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस स्टार्ट हुई और उसमें कहाँ तक हम उसको लेके चले हैं, मीन्स कि उसकी जनरेशंस को, और पहले जनरली भी हम उसको चेक करेंगे कि क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कब स्टार्ट हुई और वो कैसे इवॉल्व करती गई टिल नाउ। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपाइलर। If we open the compiler box a little, there are two parts to this mapping. First is analysis and second is synthesis. Analysis में हम क्या करते हैं, बेसिकली डिटरमिन करता है कि कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं सोर्स प्रोग्राम के अंदर। एनालिसिस क्या करता है कि उन तमाम ऑपरेशंस को एक्सट्रैक्ट करके एक ट्री स्ट्रक्चर में जो है उसको जनरेट कर देता है, यानी कि एक ट्री स्ट्रक्चर जनरेट हो जाता है जो कि जिसके अंदर वो तमाम ऑपरेशन जो उस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन सेट के अंदर या उस पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड के अंदर या सोर्स प्रोग्राम के अंदर परफॉर्म हो रहे होते हैं, वो सब एक ट्री स्ट्रक्चर में उसको कन्वर्ट कर देता है। दैट इज व्हाट वी कॉल एनालिसिस। हम एनालिसिस को इन डिटेल डिस्कस कर रहे हैं अभी, बट दिस इज द मेजर पार्ट, दिस इज द मेजर वर्किंग ऑफ एनालिसिस कि वो क्या करता है, डिटरमिन करता है कौन कौन से ऑपरेशन, लेट्स सपोज एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, असाइनमेंट का ऑपरेशन है, और कोई भी जो ऑपरेशन जो भी हमारी एग्जांपल या जो भी सेट ऑफ कोड होगा उसके अंदर परफॉर्म हो रहे हैं, उनको वो क्या करेगा, एक्सट्रैक्ट करेगा, उसमें डिटेक्ट करेगा उस कोड पीस ऑफ कोड के अंदर, और उसको कन्वर्ट कर देगा एक पर्टिकुलर ट्री स्ट्रक्चर के अंदर, जो कि आगे एज अ इनपुट यूज होगा इन सिंथेसिस फेज। Synthesis takes the tree structure and translates the operations
इनटू द टारगेट प्रोग्राम। सिंथेसिस पार्ट क्या करता है, ये सेकंड पार्ट उस ट्री स्ट्रक्चर को लेता है, उसको कन्वर्ट कर देता है टारगेट प्रोग्राम के अंदर। तो ये बेसिकली दो मेजर, अगर हम उसको थोड़ा सा ओपन करें कंपाइलर के बॉक्स को जो हमने एक बॉक्स चेक किया था, कंपाइलर कि उसको अगर हम ओपन करें तो एनालिसिस एंड सिंथेसिस कि ये बेसिकली ये बॉक्स है, अगर हम इसको ओपन करके चेक करें तो लेट्स सी व्हाट इज एनालिसिस। एनालिसिस क्या करता है, इसके अंदर कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इट ब्रेक्स अप द सोर्स प्रोग्राम इनटू पीसेस। ये जो सोर्स प्रोग्राम होता है इसको छोटे छोटे पीसेस में, चंक्स में डिवाइड कर देता है और इम्पोजेज अ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ऑन दीज पीसेस। तो इसके ऊपर इसकी ग्रामेटिकल, इसको एक उस तरीके से डिवाइड कर देता है। ग्रामेटिक्स मीन्स उसकी ग्रामर चेक करता है कि इसमें कोई चीज़ गलत तो नहीं लिखी हुई, मीन्स के कोई वेरिएबल गलत यूज हो रहा है, उसकी टाइप गलत यूज हो रही है, कोई इस किस्म की कोई भी हैथेसर जो हमारे सोर्स प्रोग्राम के अंदर होती है, ये वो सारी चीज़ें चेक करके और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर जो है वो उस पूरे उन तमाम पीसेस के ऊपर जो है वो इम्पोज कर देता है। देन इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन इज क्रिएटेड यूजिंग दिस स्ट्रक्चर। उस स्ट्रक्चर के ऊपर जो है यूज करते हुए एक इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन जनरेट करता है, दैट इज कॉल्ड ट्री स्ट्रक्चर, जिसको हम सिंटेक्स ट्री भी कह सकते हैं। इनफैक्ट इट इज नोन एज सिंटेक्स ट्री, कि उसका सिंटेक्स ट्री जनरेट कर देता है जो जिसके अंदर इसकी तमाम जो ऑपरेशंस हैं वो क्लियरली डिफरेंशिएट होकर सामने आ जाते हैं। हम उस ट्री की मदद से पता चेक कर सकते हैं कि कौन सा ऑपरेशन इसके ऊपर परफॉर्म हो रहा है, और सेकेंडली उसकी हिरार्की क्या है, मीन से कौन सा ऑपरेशन, लेट्स सपोज अगर मेरे प्रोग्राम के अंदर या लाइन ऑफ कोड के अंदर 4 ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं या 3 ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, तो सबसे पहले कौन सा होगा, सबसे एंड पे कौन सा होगा। मीन्स जो सबसे पहला होगा वो उस ट्री के अंदर सबसे नीचे होगा जहां से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है, और जो सबसे एंड वाला होगा वो रूट के ऊपर होगा कि जब सारी कैलकुलेशन परफॉर्म हो जाए तो एंड पे जो रूट पे ऑपरेशन है वो परफॉर्म हो। इन एडिशन टू दीज टास्क अगर कोई एरर मैसेजेस हो तो उनको भी डिस्प्ले करता है इफ एनी। देन अ मेजर ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय इन एनालिसिस फेज इज सिंबल टेबल मैनेजमेंट। मीन्स कि क्या कहता है, इंफॉर्मेशन स्टोर, पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, रिट्रीव्स द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सोर्स प्रोग्राम एंड स्टोर्स इन अ डाटा स्ट्रक्चर नोन एज सिंबल टेबल। एक टेबल है, इट्स जस्ट लाइक अ सिंपल टेबल, दिस इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इसके अंदर वेरिएबल नेम और उसकी वैल्यूज जो हैं, जो भी पीसीज हैं, जो भी इसको ग्रामेटिकल ट्री के जितने लीव्स हैं वो सारे के सारे इनके अंदर स्टोर कर देते हैं, दैट इज नोन एज सिंबल टेबल। सिंबल टेबल को भी हम इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। सेकंड जो मेजर चीज है सिंबल टेबल के अंदर वो ये है कि ये कंपाइलर के, अभी हमने जितने फेजेस देखे हैं पीछे, या आगे हम जाके जो कंपाइलर के फेजेस देखेंगे इन डेप्थ, उसके अंदर तमाम के तमाम फेजेस में हम सिंबल टेबल को यूज करते हैं। मीन्स के सिंबल टेबल एक ऐसी चीज है जो कि इनिशियली जनरेट हो जाती है, इसके बाद वो तमाम फेजेस के अंदर अपनी इनपुट जो है वो प्रोवाइड करती है, या उसको सिंबल टेबल को बाद जगह अपडेट किया जाता है, बाद जगह पे बाद फेजेस में वहां से जो है वो इंफॉर्मेशन रिट्रीव की जाती है फ्रॉम सिंबल टेबल। तो सिंबल टेबल जो है थ्रू आउट कंपाइलेशन फेजेस हमें जो है प्रोवाइड करता है फैसिलिटी कि भी उस पर्टिकुलर जो पीसीज हैं कोड के, वो उसकी इंफॉर्मेशन तमाम की तमाम उसके अंदर स्टोर होती है कि क्या टाइप है इसकी, क्या वैल्यू है एंड अदर इंफॉर्मेशन। एनालिसिस फेज इज आल्सो नोन एज फ्रंट एंड ऑफ अ कंपाइलर, के जो कंपाइलर के सामने की चीजें हैं, यानी कि जो एक यूजर जिससे इंटरेक्ट कर सकता है वो, दैट इज नोन एज फ्रंट एंड ऑफ अ कंपाइलर। सिंथेसिस क्या करता है, इट टेक्स द इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सिंबल टेबल एज इनपुट। जिस तरह अभी हमने डिस्कस किया कि वो तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो सिंबल टेबल के अंदर रख देता है, वो सिंबल टेबल से तमाम इंफॉर्मेशन रिट्रीव करता है
और उसको डिजायर्ड आउटपुट लैंग्वेज में जो टारगेट प्रोग्राम है उसके अंदर मर्ज कर देता है। मींस कि वो वहां से ट्री स्ट्रक्चर से और सिंबल टेबल से इनपुट लेता है और उस तमाम इनपुट को प्रोसेस करने के बाद उसका एक टारगेट प्रोग्राम जनरेट कर देता है। सिंथेसिस इज आल्सो नोन एज बैक एंड ऑफ अ कंपाइलर। मींस के यूजर का ऐसे डायरेक्ट कोई इंटरेक्ट नहीं है कि वो पीछे क्या कर रहा है, बैक एंड पे वो सारे काम करके उसको एक टारगेट प्रोग्राम में कन्वर्ट कर देता है। कंपाइलर कंस्ट्रक्शन के अंदर हम ये तमाम चीजें देखेंगे कि एक कंपाइलर स्टार्ट से लेके एंड तक किस तरह काम कर सकता है, और अगर हमें एक कंपाइलर बनाना पड़ जाए तो हम इसको कैसे बनाएंगे। इस कोर्स के अंदर हम कंपाइलर को ऐसा उसकी सॉफ्टवेयर या उसकी प्रोग्रामिंग तो नहीं करेंगे, लेकिन उसके तमाम स्टेप्स जो कंसेप्चुअल हैं और जो प्रोग्रामिंग को भी हम टू सम एक्सटेंट देखेंगे, लेकिन उसके तमाम फेजेस के एक कंपाइलर को राइट करने के लिए कौन कौन सी चीजें किन किन जगहों पे हमें काम करना पड़ेगा, वो तमाम थ्रू आउट ए टू जी हम उसको चेक करेंगे। कंपाइलेशन फेजेस, जिस तरह भी हमने डिस्कस किया कि कंपाइलेशन के जो फेजेस हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे कोई भी कंपाइलर राइट करने के लिए, मीन कि हम अपना कंपाइलर भी लिख सकते हैं कि जो हमारा एक कोई भी टारगेट प्रोग्राम को सोर्स प्रोग्राम को उठाए उसको हमारी मर्जी की टारगेट प्रोग्राम में कंपाइल कर दे। तो वो कंपाइलर हमें खुद से लिखना पड़ेगा। कस्टमाइज्ड वर्ल्ड के अंदर अभी बहुत सारी ऐसे कंपाइलर्स हैं जो पर्टिकुलर प्रोग्राम्स को उठाते हैं और उसको डिजायर्ड लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं। मींस के डिफेंस में पर्टिकुलरली जो यूज होते हैं कंपाइलर वो उनके कस्टमाइज्ड कंपाइलर्स होते हैं, दैट डजंट लाइक जो आम कंपाइलर हमें मार्केट में अवेलेबल है कि उनको भी यूज करते हैं, उनको भी यूज करते होंगे फॉर सम एक्सपेरिमेंटल पर्पसेस, लेकिन जो उनकी पर्टिकुलर हार्डवेयर है उनके लिए जो कंपाइलर यूज करते हैं वो खुद से डिजाइन किए होते हैं ताकि वो सिर्फ उस पर्टिकुलर लैंग्वेज को समझे, उसको कंपाइल करे और उसको आगे उस पर्टिकुलर जो कस्टमाइज्ड हार्डवेयर है उसकी मशीन के ऊपर उसको कन्वर्ट कर दे, उस मशीन कोड को कर दे जो वो पर्टिकुलर हार्डवेयर समझ सके। A typical decomposition of a compiler can be done into several phases। तो हम ये तमाम उनके phases हैं कंपाइलर के जो थ्रू यूज होते हैं इन टारगेट मशीन कोड तक पहुंचने के लिए फ्रॉम कैरेक्टर स्ट्रीम। कैरेक्टर स्ट्रीम के हम जो भी उसको सोर्स प्रोग्राम प्रोवाइड कर रहे हैं, जाहिर बात है उस कोड में कोई ना कोई करेक्टर्स, इंटीजर्स, वेरिएबल्स, मतलब ये सारी चीजें होंगी जिसको जेनेरिकली कैरेक्टर स्ट्रीम कहा गया कि एक लाइन ऑफ कोड है, 4-5 लाइनें उसको हमने प्रोवाइड कर दी, वो 1 बाय 1 उसको उठा के देखेगा और उसको आगे इन तमाम फेजेस में से गुजार के लेक्सिकल एनालाइजर टिल मशीन डिपेंडेंट कोड ऑप्टिमाइजर के अंदर से गुजार के और एट द एंड एक आउटपुट हमें प्रोवाइड कर देगा, दैट इज टारगेट मशीन कोड। लेफ्ट साइड पे एक सिंबल टेबल है जो कि इंटरेक्ट कर रहा है तमाम के तमाम फेजेस से। तो ये वही सिंबल टेबल है जिसको भी हमने डिस्कस किया कि भी सिंबल टेबल एनालिसिस फेज में जनरेट होता है और लेकिन एंड तक मशीन डिपेंडेंट कोड ऑप्टिमाइजर फेज तक वो यूज होता है कंपाइलेशन के अंदर। सो इस फर्स्ट फेज इज लेक्सिकल एनालाइजर। सबसे पहला फेज जो है इसका दैट इज लेक्सिकल एनालाइजर। ये क्या करता है, कैरेक्टर स्ट्रीम लेता है और इसको टोकन स्ट्रीम में कन्वर्ट कर देता है। मींस इसके हम अभी एग्जांपल देखेंगे नेक्स्ट लेक्सिकल एनालाइजर को जब हम डिस्कस करेंगे, लेकिन फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि ये एक लाइन को पूरी सोर्स की लाइन को उठाता है, लेट्स सपोज x इज इक्वल टू y प्लस 5। ये एक प्रोग्राम है जो किसी भी लैंग्वेज में सी में लेट्स सपोज हम लिख रहे हैं तो इंटीजर x इज इक्वल टू इंटीजर y, अगर हम ऊपर इसको डिफाइन किया हो तो हम इंटीजर नहीं लिखेंगे, दिस इज जंक कोड। तो ये क्या करेगा, इन सब चीजों को अलहदा अलहदा अकॉर्डिंग टू देयर रोल्स जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कोई आइडेंटिफायर है, कोई ऑपरेशन है, कोई ये जो है ये टर्मिनेशन है जो टर्मिनेट का है, सिंटेक्स है, इन सब को अलहदा अलहदा डिफाइन कर देगा सिंबल टेबल के अंदर, उनके टोकन जनरेट कर देगा। टोकन को भी हम देखेंगे एग्जैक्टली टोकन क्या चीज है। देन ये पार्ट, उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज सिंटेक्स एनालाइजर। वो इसका सिंटेक्स चेक करेगा कि इसमें कोई एरर तो नहीं है। मीन्स के लेट्स सपोज हमने ये तो नहीं लिख दिया इंटीजर x इज इक्वल टू 10.5, टाइप चेकिंग इसी करेगा कि कोई
सिंटेक्स में क्यों एरर हो, इंटीजर की जगह हमने आई कैपिटल कर दिया, मतलब ये सारा सिंटेक्स इसको चेक करेगा, उसको सिंटेक्स ट्री में कन्वर्ट कर देगा। देन सिमेंटिक एनालाइजर के उस प्रोग्राम की सिमेंटिक्स को चेक करेगा, मीन्स के कहीं डिवाइड बाय जीरो नहीं हो रहा या कोई ऐसा लॉजिकल एरर जो उस प्रोग्राम के अंदर परफॉर्म हो रहा हो उसको चेक करेगा, उसको पॉइंट आउट करेगा, या कोई ऐसी चीज जो किसी ऑपरेशन के रिजल्ट में उसको नजर आ जाए कि ये भी हो सकता है कि अगर ये इन दो चीजों को ऐड किया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए, डिवाइड किया जाए, या कोई भी ऑपरेशन सीरीज ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म किया जाए तो कहीं कोई ऐसा रिजल्ट तो नहीं आएगा कि जहाँ पे सिमेंटिक्स का प्रॉब्लम हो, मीन्स के उस पूरी इक्वेशन के रिजल्ट में वो इक्वेशन, वो जो इंटीजर या फ्लोट या कोई भी रिजल्ट होगा वो जीरो से डिवाइड ना हो रहा। ये मैं जस्ट एक एग्जांपल कोट कर रहा हूँ। मीन्स ऐसा कोई भी लॉजिकल एरर जो कि मैथमेटिकली रॉन्ग हो। देन इंटरमीडिएट कोड जनरेशन इज द फोर्थ फेज। ये इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन देता है। इसके बाद मशीन इंडिपेंडेंट कोड ऑप्टिमाइजर, मीन्स के यहाँ तक जो कोड ऑप्टिमाइज होता है वो मशीन इंडिपेंडेंट है, वो सब मशीन के ऊपर उसको लेके जाके कोड, उसका कोड जनरेट करवाया जा सकता है। दैट इज टारगेट मशीन कोड, यानी कि ये चीजें जो हैं ये डिपेंडेंट मशीन कोड है जिस फेज, और मशीन डिपेंडेंट कोड ऑप्टिमाइजर ये उसको ऑप्टिमाइज करता है अकॉर्डिंग टू द पर्टिकुलर मशीन। ऑप्टिमाइज मीन्स के अगर हम ऑप्टिमाइज फेज नहीं भी यूज करते तो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा और डिजायर्ड आउटपुट देगा जो हम उसे चाह रहे हैं आफ्टर प्रोवाइडिंग द इनपुट। लेकिन ऑप्टिमाइजेशन फेज क्या करता है कि उस कोड के अंदर ऐसी तमाम चीजों को रिप्लेस कर देता है उन चीजों से जो उस कोड की एफिशिएंसी को इंक्रीज कर देते हैं, मींस कोड को ऑप्टिमाइज कर देते हैं। बजाय लेट्स सपोज असाइनमेंट्स के ऑपरेटर में होता है कि बार बार हम एक चीज को साइन करा रहे होते हैं, तो वो उस चीज को भी मद्देनजर रखता है कि कौन सी इंस्ट्रक्शन सेट या कौन सा लाइन ऑफ कोड ऐसा है जो ना भी एग्जीक्यूट हो तो प्रोग्राम की फंक्शनैलिटी पे कोई असर नहीं पड़ता, इनफैक्ट उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। तो दैट इज द पार्ट विच हैज बीन डन बाय, जो कि कोड ऑप्टिमाइजर डन करता है। इसको हम दो जगह यूज करते हैं कंपाइलेशन फेजेस के अंदर, एक इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन के कोड को ऑप्टिमाइज करने के लिए और एक डिपेंडेंट कोड जो है मशीन डिपेंडेंट उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए। यानी कि सबसे पहले हम इंटरमीडिएट कोड जनरेट करते हैं, देन उसको हम एक फेज में डालते हैं जो उस इंटरमीडिएट कोड को ऑप्टिमाइज कर देता है, मीन्स कि उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर देता है। ये हम देखेंगे किस तरह एफिशिएंसी इंक्रीज होती है विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। एट द एंड जो डिपेंडेंट कोड है मशीन, वहां पे भी हम उसको दोबारा ऑप्टिमाइज करते हैं, उसको भी हम देखेंगे कि क्या क्या ऑप्टिमाइजेशन के बाद और पहले कितना फर्क था, कितने क्लॉक्स जो है वो इसने यूज किया, कितने सीपीयू के साइकिल्स यूज करता है प्रीवियस कोड के अंदर। जब हम इस कोड को ऑप्टिमाइज करते थे तब कितना सीपीयू यूज होता है फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द सेम इंस्ट्रक्शंस। अगर 5 और 7 को हम निकाल भी दें इन फेज की सीक्वेंस के अंदर से या इन सीरीज के अंदर से, तो इससे हमारी फंक्शनैलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मीन्स कि हमारे कंपाइलेशन के जो बेसिक स्टेप्स हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं, लेकिन कोड ऑप्टिमाइज नहीं होगा। मीन्स कि अगर हम ऑप्टिमाइज कर लें तो मे बी वो 10,000 साइकिल्स ले सीपीयू के और उसको एग्जीक्यूट करके हमें उसका रिजल्ट देते हैं, लेकिन अगर हम उसको ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते तो मे बी वो 20-30,000 साइकिल्स ले उसको सेम रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं। रिजल्ट पे कोई डिफरेंस नहीं होगा। मीन्स कि अगर हम उसको 2+2 4 करने को कह रहे हैं तो वो हमें दोनों सूरतों में 4 ही प्रोवाइड करेगा। लेकिन फर्स्ट सिनेरियो में जहां पे हम ऑप्टिमाइजर्स यूज कर रहे हैं वहां पे वही रिजल्ट जल्दी आ जाएगा। जहां पे हम ऑप्टिमाइजर्स यूज नहीं कर रहे, प्रोबेबली नॉट इन ऑल केसेस बट इन मैनी केसेस, इन मेजोरिटी, वो क्या करेगा, वो 20 की जगह 30, 40 डिपेंड करता है उस कोड की लेंथ के ऊपर कि वो कितना टाइम ले और उसको हमें डिजायर्ड आउटपुट दे। तो दीज आर बेसिक 7 फेजेस ऑफ कंपाइलेशन। हम एक एक फेज को लेंगे और उसको इन डेप्थ स्टडी करेंगे फ्रॉम नाउ ऑन कि भी क्या क्या चीज इसके अंदर इन्वॉल्व है। सो जो तमाम फेजेस हमने अभी डिस्कस किए हैं, तो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, दैट इज लेक्सिकल वन।
इन तमाम फेजेस को हम वन बाय वन देखेंगे, इसकी एग्जांपल्स देखेंगे, इनके प्रॉज कॉन्स एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है, कंपाइलर के अंदर की कितनी अहमियत है, अभी हम उसको ब्रीफली डिस्कस करेंगे। जब हम एक दफ़ा तमाम फेजेस को ब्रीफली डिस्कस कर लेंगे तो उसके बाद हम एक फेज को उठाएंगे, उसको इन डेप्थ स्टडी करेंगे। अभी हम सिर्फ उसका इंट्रोडक्शन ले रहे हैं कि ये फेज क्या करता है एग्जैक्टली। अगर हम इसको लमसम देखें तो क्या इनपुट लेगा क्या आउटपुट देगा, देन हम नेक्स्ट जाके आफ्टर टू लेसन्स और 3 लेसन्स हम उसको नेक्स्ट जाके एक एक ब्लॉक को उठाएंगे और उसके अंदर कि एग्जैक्टली ये इनपुट और आउटपुट तो प्रोवाइड कर रहा है लेकिन कैसे कर रहा है, उसके अंदर कौन सी जो चीजें हैं वो परफॉर्म होने के बाद ये तमाम जो है आउटपुट्स वो हमें दे रहा है। सो लेट्स स्टार्ट विद लेक्सिकल एनालिसिस। द फर्स्ट फेज, इट इज द फर्स्ट फेज ऑफ कंपाइलर आल्सो नोन एज स्कैनर। इसको स्कैनर भी कहा जा सकता है क्योंकि ये तमाम कोड को स्कैन करता है, उसको अलग-अलग कह देता है, उसको चेक करता है कि ये क्या चीज है। इट फर्स्ट स्टेप इज इट वेरीफाइज द इनपुट करेक्टर सीक्वेंस के वो लेक्सिकली वैलिड हैं। अभी हम इसको एग्जांपल की मदद से देखते हैं कि लेक्सिकली वैलिड किस चीज को कह रहा है, लेकिन उन तमाम करेक्टर सीक्वेंस को जो लाइन ऑफ कोड उसको प्रोवाइड किया जाता है उनको वन वर्ड बाय वन वर्ड चेक करता है कि भी ये क्या चीजें हैं जितने भी इसके अंदर यूज हो रहे हैं और ये क्या एग्जैक्टली यहाँ पे होने चाहिए, इसमें कोई लेक्सिकल एरर तो नहीं है। ग्रुप करेक्टर्स इनटू मीनिंगफुल सीक्वेंस ऑफ लेक्सीम्स, तो उसको क्या कहते हैं लेक्सीम्स में डिवाइड कर देता है। लेक्सीम्स क्या चीजें हैं कि एक एक उसके लेट्स सपोज अगर मैं वही पुरानी एग्जांपल लूं इंटीजर x इज इक्वल टू y प्लस 5, तो इन सब को वो अलग-अलग कर देगा। मींस कि हर करेक्टर को उठाएगा और उसकी प्रॉपर्टीज और जो भी उसकी इंफॉर्मेशन गिवन है उनको एक सिंबल टेबल के अंदर एंटर कर देगा। फॉर ईच लेक्सीम द लेक्सिकल एनालाइजर प्रोड्यूसेस एज आउटपुट अ टोकन ऑफ द फॉर्म। टोकन उन लेक्सीम्स के टोकन जनरेट कर देगा और टोकन की फॉर्म्स क्या है कि टोकन नेम होगा और एट्रीब्यूट की वैल्यू होगी, यानी कि उस पेयर एक होगा जिसके अंदर टोकन नेम और एग्जीक्यूट की वैल्यूज। लेट्स सपोज अगर मैं इसको कन्वर्ट करना चाहूं यहां पे समझने के लिए, तो मैं क्या करूंगा ID 1 कि सबसे पहला जो है ये x, इसको ये आइडेंटिफायर 1 है, ये फर्स्ट आइडेंटिफायर है और ये क्या है पहली पोजीशन पे है और ये सिंबल टेबल के अंदर इसको एंटर उसको हम देखते हैं एग्जांपल को एग्जीक्यूट करते हैं। इसके बाद क्या करेगा जितने वाइड स्पेसेस हैं, जिस तरह ये स्पेस बीच में दी हुई है, ये स्पेस दी है, ये स्पेस दी है, मतलब जो यूजलेस हैं, जो कि सिर्फ रीडेबिलिटी आसान करने के लिए दी, अगर ना भी दी होती तो वो काम एग्जैक्टली कर रही होती हैं। कहीं पे हम उसको मिक्स नहीं करना चाह रहे, एक आइडेंटिफायर को दूसरे आइडेंटिफायर से अलग करना चाह रहे, वहां पे हम उसको यूज करते हैं स्पेसिस को, तो उन तमाम स्पेसिस को डिस्काउंट कर देगा। टोकन्स बेसिकली एक पेयर है जिसके अंदर फर्स्ट थिंग इज टोकन नेम एंड सेकंड थिंग इज एट्रीब्यूट वैल्यू, यानी कि उस टोकन का नाम क्या और उस एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या। These tokens are passes on the subsequent phase i syntax analysis, के जो दूसरा फेज है उसको हम ये टोकन्स पास कर देते हैं। टोकन्स जो हैं बेसिकली वो सिंटैक्स एनालिसिस लेता है और फिर उसका सिंटैक्स चेक करता है कि एग्जैक्टली क्या इसका सिंटैक्स भी ठीक है। टोकन comprises of following components. Token name is an abstract symbol that is using during syntax analysis. Attributes points to an entry in the symbol table for this token. यानी कि एट्रीब्यूट वैल्यू क्या करती है कि ये सिंबल टेबल में किस जगह पे है, उस वैल्यू को, उस इंडेक्स नंबर को हम कहाँ करते हैं एट्रीब्यूट वैल्यू कहते हैं। और टोकन नेम के भी उसका एक एब्स्ट्रैक्ट सिंबल है जो हम प्रोग्राम कंपाइलेशन के अंदर वो सिंबल यूज कर रहे हैं कि एग्जैक्टली ये क्या काम कर रहा है। Information from the symbol table entry is needed for semantic analysis and code generation. यानी कि हम डिस्कस किया कि जो सिंबल टेबल था वो तमाम फेजेस में यूज होता है इंक्लूडिंग सिमेंटिक एनालिसिस एंड कोड जनरेशन, यानी कि कोड जनरेशन तक जितने भी उसमें फेजेस हैं उन तमाम में वो जो टोकन्स की इंफॉर्मेशन है, जो एट्रीब्यूट्स की इंफॉर्मेशन है वो उस सिंबल टेबल से एक्सट्रैक्ट करता है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ लेक्सिकल एनालिसिस कि अगर हम इसको, ये हमारा एक
एग्जाम्पल कोड है, एक लाइन ऑफ कोड है जिसके अंदर क्या कह रहे हैं हम, हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ये ऑपरेशन है इज इक्वल टू प्लस स्टैटिक, और ये एक स्टैटिक इंटीजर है, यानी कि एक पर्टिकुलर वैल्यू है जो हमने यहाँ पे दी हुई है। तो इसको फिलहाल हम एज ए इंटीजर ही यूज कर रहे हैं 60। अब जो लेक्सीम्स क्रिएट हुए हैं वो ये हैं, यानी कि इन तमाम को जिसे हमने पहले डिस्कस किया कि वो लहदा कह देता है 1 2 3, कि ये इन तमाम को फर्स्ट इज पोजीशन, असाइनमेंट ऑपरेटर, दिस इज बेसिकली आइडेंटिफायर ऑपरेटर, अगेन आइडेंटिफायर, अगेन ऑपरेटर, अगेन आइडेंटिफायर, अगेन ऑपरेटर एंड इंटीजर या स्टैटिक वैल्यू, हम कुछ भी कह सकते हैं। लेक्सीम्स को मैप किया जाता है फिर टोकन के साथ, मींस कि उसके जो टोकन जनरेट किए जाते हैं जो उसको एग्जैक्ट बताते हैं, जो सिंबल टेबल की एंट्री होती है। पोजीशन आइडेंटिफायर 1 ये सिंबल टेबल है हमारा, हम साथ साथ सिंबल टेबल भी बनाएंगे, लेकिन बाद में इसकी हम जो मेकिंग है वो एग्जैक्ट देखेंगे कि एज अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम कि ये किस तरह बनता है। दिस इज आईडी, और ये इसकी जो वैल्यू एट्रीब्यूट वैल्यू के फर्स्ट पे आइडेंटिफायर फर्स्ट है, देन असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये चूंकि ऑपरेटर है इसलिए इसको हम आइडेंटिफायर्स में नहीं लिखेंगे, सेकंड 2 आइडेंटिफायर और थर्ड आइडेंटिफायर। यानी कि जब हम सिंबल टेबल्स में किसी भी वैल्यूज की, आइडेंटिफायर्स की कुछ देखना चाहेंगे इसकी क्या वैल्यू है, इनकी जो एग्जैक्ट वैल्यूज होंगी वो यहाँ पे आएंगी जैसे जैसे प्रोग्राम प्रोसीड करेगा, जैसे जैसे फेजेस कंपाइलेशन आते जाएंगे तो ये सिंबल टेबल की एंट्रीज जो हैं ये भरती जाएंगी। लेकिन उसको एक्सेस करने के लिए हम इनको यूज करते हैं कि फर्स्ट पे क्या है, सेकंड पे कौन सा आइडेंटिफायर है, थर्ड पे कौन सा आइडेंटिफायर है, वो कहाँ पे यूज हो रहा है। लेक्सिकल एनालिसिस के ऑपरेशन के बाद, इस फेज से कंप्लीट होने के बाद जो हमें आउटपुट मिलता है दैट इज समथिंग लाइक दिस। मीन्स ये पूरे का पूरा जो फॉर्म थी हमारी सोर्स प्रोग्राम की एक लाइन की, वो कन्वर्ट हो गई अब टोकन्स के अंदर, एक सीक्वेंस ऑफ टोकन्स के अंदर, एक जो कि पीसीज में हमने जब बात की थी कि वो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ये उसके तमाम छोटे छोटे पीस हैं, इसमें जो आइडेंटिफायर्स हैं वो सारे के सारे जिनके अंदर वैल्यूज स्टोर होती हैं। बाकी चीज़ों को हमने सिंबल टेबल में इसलिए नहीं रखा कि इसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर नहीं हो रही। 60 के अंदर कुछ स्टोर नहीं हो सकता, जो चीज़ें स्टोर हो रही हैं जिनको आगे जाके हम यूज़ करेंगे वो सारी की सारी हमने सिंबल टेबल में उसको उसके एट्रीब्यूट्स को जाके मेंशन करती है। जिस तरह आइडेंटिफायर, जाहिर बात है जब हम इनपुट लेंगे यूज़र से या पीछे प्रोग्राम से कहीं आ रही होगी, लेट्स सपोज 4 + 5 स्टैटिक 60, तो 5 9 यहाँ पे हमने सीक्वेंस का रखना है। तो जो आइडेंटिफायर 1 है एट द एंड ऑफ द, जब ये तमाम ऑपरेशंस परफॉर्म हो जाएंगे तो इसकी जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे 300 या कुछ और इसकी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे होंगी इस सिंबल टेबल के अंदर। लेकिन बेसिकली 300 इसके अंदर नहीं आएगा, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए। इनकी और जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, जो टेम्परेरी वैल्यूज होती हैं या कोई और चीज़ जो इसके अंदर यूज़ हो रही होती है, वो सिंबल टेबल के अंदर क्या है कि एग्जैक्टली किस टाइप का, लेट्स सपोज इंटीजर है, ये फ्लोट है या कोई और चीज़ जो रेलेवेंट होती है हमारे प्रोग्राम की कंपाइलेशन फेजेस के अंदर, जो हमें चाहिए होती है, जो रिक्वायर्ड होती है, वो हम इनके अंदर मेंशन कर देते हैं। इसको हम आगे जाकर स्टडी करेंगे। इसके अंदर 300 वगैरह ये चीज़ें नहीं होंगी, ये सिर्फ समझाने के लिए कि इस तरह जो इसकी इनकी जो वैल्यूज होती हैं एट्रीब्यूट्स की, या जो इस पर्टिकुलर आइडेंटिफायर की कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे वो मेंशन करेंगे इसके अंदर। सो जितने फेजेस हमने पहले देखे, चूंकि अभी हम एक पहला फेज चेक कर चुके हैं लेक्सिकल एनालाइजर कि वो क्या कहता है और किस तरह इनपुट लेता है। इसके बाद हमने क्या किया है कि इस पर्टिकुलर डायग्राम के अंदर जितने फेजेस हैं उनकी इनपुट और जितने फेजेस हैं उनकी आउटपुट को यहाँ पे शो कर दिया गया है। अभी तक हमने चेक किया है सिर्फ फर्स्ट फेज,
लेक्सिकल एनालाइजर, उसके अंदर हमने इसको इनपुट दी ये, और उसने हमें आउटपुट ये टोकन की स्ट्रीम्स दे दी, और ये हमारा सिंबल टेबल है। आइडेंटिफायर 1 पे नेम, लेकिन जिस तरह ID1 को उसने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया पोजीशन से, तो यही चीज है कि वो एग्जैक्टली इनको यहाँ पे रिप्लेस कर देता है। ID2 इनिशियल एंड ID3 रेट के जो भी हमारे ये इनके नाम हैं जो कि यूज होते हैं इस प्रोग्राम के अंदर। सिंटैक्स एनालाइजर क्या कहता है, इस टोकन की स्ट्रीम्स को लेता है, इनको कन्वर्ट कर देता है एक ट्री के अंदर, दैट इज कॉल्ड सिंटैक्स ट्री। इस सिंटैक्स ट्री को अपडेट करता है सिमेंटिक, और इसके अंदर उसने ये चेक किया कि ये जो 60 है इसको इंटीजर से फ्लोट में कर दिया, क्योंकि टाइप चेकिंग भी एक पार्ट है। टाइप चेक किया कि मे बी अगर इसका आंसर जो है ID3 लेट्स सपोज यूजर 40.5 एंटर कर दे, तो 40.5 को 60 से मल्टीप्लाई उस वक्त तक नहीं किया जा सकता जब तक इन दोनों की टाइप सेम ना हो, टाइप मिसमैच ना हो। जब टाइप सेम होगी तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको इसलिए पहले ही उसने फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया, ताकि फ्लोट इंटू फ्लोट का जो रिजल्ट होगा वो फ्लोट में ही होगा, या इससे बड़ी अगर वो इंक्रीज कर जाती है, क्योंकि ये तो इंक्रीज नहीं करेगा इट इज क्लियर, तो वो इसको किसी बड़ी टाइप में भी ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देगा। देन इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, देन कोड ऑप्टिमाइजर, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ये कोड है और कोड ऑप्टिमाइजेशन के बाद ये क्या चीज इसमें क्या चेंज किया कि ये 4 लाइनों से 2 लाइनों में आ गया। मीन्स के इसके अंदर अगर 30 CPU साइकिल्स इन्वॉल्व हैं तो इसके अंदर मे बी 15 और 18 इन्वॉल्व हो। ये जस्ट एक रफ फिगर है, लेकिन कोड ऑप्टिमाइजेशन के बाद 4 लाइंस का कोड डिक्रीज होकर 2 लाइंस पे आ गया। एंड देन कोड जनरेटर फाइनली उसका जो एक मशीन रीडेबल कोड है या मशीन एग्जीक्यूटेबल कोड है वो जनरेट हो गया। So let's move toward second phase of the compiler, also known as parsing. Parse क्या कहता है कि उन तमाम टोकन्स को कन्वर्ट कर देता है सिंटैक्स ट्री के अंदर, उसके ऊपर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर जो ग्रामेटिकल रूल्स हैं उनको इम्पोज करने के बाद। A parser uses the first components of the tokens to create a syntax tree that depicts the grammatical structure of that token stream. In syntax tree, each interior node represents an operation and the children of the node represents the arguments of the operations. के means के जितने भी operations उसके अंदर perform हो रहे हैं उन सब को वो convert कर देता है syntax tree के अंदर। तो ये syntax tree है, ये operations हैं जो इसके internal nodes हैं, और जो leaves हैं ये सब चीजें वो हैं जो जिनके ऊपर operation perform होने हैं। सिंटैक्स एनालिसिस का यही काम है कि अगर यहां पे कोई एरर है तो वो उसको पॉइंट आउट कर देगा। दिस इज नोन एज सिंटैक्स ट्री। सिंटैक्स ट्री काम जनरेट किस तरह होता है, ये हम इसकी जब पर्टिकुलर इस फेज के अंदर जाएंगे उसको इन डेप्थ देखेंगे, तब हम देखेंगे कि किस तरह ये उसको टोकन की स्ट्रीम्स को लेता है और किस तरह उसको कन्वर्ट करता है ट्री के अंदर। Semantic analysis क्या करता है? The semantic analyzer uses the syntax tree and the information in the symbol table. Means कि ये syntax tree को और symbol table को parallel use करता है to check the source program for semantic consistency with the language definition, कि जो भी उस language की रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी उसका सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जिसको फॉलो करना लाजमी, उस लैंग्वेज का जिस लैंग्वेज के अंदर ये कोडिंग की गई है, जो भी उसको सोर्स प्रोग्राम के तौर पे दिया गया है, कि उसके अंदर उसकी सिमेंटिक कंसिस्टेंसी को चेक करता है। मीन्स कि अगर हम इसी ट्री की बात करें जो हमने पीछे देखा है, तो उसके अंदर 60 जो है अगर वो मल्टीप्लाई हो रहा है किसी फ्लोट वैल्यू से, दैट इज सिमेंटिक एरर, जो टाइप चेकिंग में होगा और उसको हम एडजस्ट नहीं कर सकेंगे। It gathers type information and saves it in either the syntax tree or the symbol table. तो जो हमने बात की थी सिंबल टेबल के अंदर, जहाँ पे मैंने उसको कैलकुलेट करके सीरीज देखा था, वहां पे इसकी टाइप को सेव किया था। जिस तरह अभी लास्ट उसके एंड पे भी बात हुई थी कि इंटीजर है तो वहां पे इंटीजर, फ्लोट है तो फ्लोट, ताकि जब उसको ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो उसमें प्रॉब्लम ना हो, क्लियर हो कि भाई फ्लोट इंटू फ्लोट, इंटीजर इंटू इंटीजर, या जो भी पर्टिकुलर करेक्टर की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो उस पर इम्पोज करने में आसानी हो। An important part of semantic analysis is
टाइप चेकिंग, जिसकी हम अभी सारा डिस्कस कर रहे थे कि टाइप सेम होनी चाहिए। जो भी टाइप चेकिंग के बाकी भी जितने रूल्स हैं वो सब के सब इंश्योर करता है सिमेंटिक एनालिसिस का फेज कि वो पूरे हो रहे हैं या नहीं। फॉर एग्जांपल कंपाइलर रिपोर्ट एंड एरर सिमिलर, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे कि कंपाइलर एरर जनरेट कर देगा अगर टाइप मिसमैच हो रही है किसी भी ऑपरेशन के अंदर। दो यहाँ पे आपको एक और चीज कर दें, बता दें कि मोस्टली जो कंपाइलर्स अब यूज हो रहे हैं वो उसमें दो टाइप की कास्टिंग यूज होती हैं, एक्सप्लिसिट कास्टिंग और इम्प्लिसिट कास्टिंग। एक्सप्लिसिट कास्टिंग ये होती है कि वो ऑटोमेटिकली उसको कन्वर्ट कर देता है लोअर टाइप से हायर टाइप के अंदर, अगर वो उसको लग रहा है कि ये अपना उसकी टाइप मिसमैच हो रही है। इम्प्लिसिट होती है कि हम हायर टाइप से लोअर टाइप में खुद से कन्वर्ट कर देते हैं उसको, जो भी हमारी प्रोग्राम की नीड्स हैं उसको फुलफिल करने के लिए। ये इसका पार्ट नहीं है लेकिन जस्ट एक इन्फॉर्मेशन के जो प्रोग्राम आजकल हम यूज करते हैं कंपाइलर्स कोई भी एग्जीक्यूट करने के लिए, उसमें दो टाइप की टाइप कास्टिंग होती है, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। द लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन में परमिट सम टाइप कन्वर्जन्स कॉल्ड क्वर्जन्स। ये एक ऐसी चीज है, पार्ट है टाइप चेकिंग का जो खुद से उसको कन्वर्ट कर देती है। मीन्स के अब इसने यहाँ पे उसको इंटीजर टू फ्लोट सिमेंटिक के फेज ने उसको ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल अ बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर मे बी अप्लाइड टू आइदर अ पेयर ऑफ इंटीजर्स और अ पेयर ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। मीन्स के दोनों की टाइप सेम हो, तो अगर वो सेम नहीं है तो ये ऑपरेशंस परफॉर्म करके उसको खुद से कन्वर्ट कर देते हैं फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर। Then intermediate code generation. In the process of translating a source program into target program, a compiler may construct one or more intermediate code representations. जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि दो हमने इंटरमीडिएट कोड, एक जो फर्स्ट इंटरमीडिएट कोड रिप्रेजेंटेशन थी और सेकंड जो ऑप्टिमाइज्ड फॉर्म थी उसकी। An explicit low level or machine like intermediate representation is generated in this phase. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि किस टाइप की इंटरमीडिएट कोड रिप्रेजेंटेशन है कि थ्री एड्रेस एक कोड जो एक स्कीम है, जो एक कोड की फॉर्मेशन है, उसको हम अक्सर डिस्कस करेंगे। ये थ्री एड्रेस उसकी ट्रांसलेशन कर देता है थ्री एड्रेस उसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल अ थ्री एड्रेस इंटरमीडिएट कोड विच कंसिस्ट ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ असेंबली लाइक इंस्ट्रक्शंस, उसके अंदर उसको कन्वर्ट कर देता है। थ्री एड्रेस इसको इसलिए कहा जाता है कि इसमें तीन ऑपरेंड्स का होना होते हैं मोस्टली। इस टाइप की जो एक असेंबली की कन्वर्जन है, जो असेंबली लैंग्वेज की, उसके अंदर तीन ऑपरेंड्स होते हैं हर इंस्ट्रक्शन के अंदर। लेट्स सी एन एग्जांपल। दिस इज द आउटपुट जो कि जनरेट हुई है इस कोड जनरेटर इंटरमीडिएट कोड जनरेशन के फेज की एग्जीक्यूशन के बाद। अब इसमें फर्स्ट और इसमें हम देख रहे हैं कि सिर्फ दो जो है वो है ऑपरेंड्स, तीन नहीं है, तो ये जरूरी नहीं है। थ्री एड्रेस स्कीम के अंदर, थ्री एड्रेस ट्रांसलेशन स्कीम के अंदर इट इज नॉट नेसेसरी कि उसके तीन ही ऑपरेंड्स हों, कम भी हो सकते हैं। बट इन सेकंड लाइन ये तीन ऑपरेंड्स हैं, थर्ड में भी तीन है, फोर्थ में फिर दो ऑपरेंड्स हैं, इसमें भी दो ऑपरेंड्स हैं। तो एक चीज हम नोट कर लें यहाँ पे कि इट इज नॉट नेसेसरी एंड कंपल्सरी कि इसकी तीन ही नोड्स हों या तीन ही उसके ऑपरेंड्स हों, उसमें दो ऑपरेंड्स भी हो सकते हैं। ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं इन थ्री एड्रेस ट्रांसलेशन असाइनमेंट के ऊपर, इंस्ट्रक्शन सेट के ऊपर, कि ईच थ्री एड्रेस असाइनमेंट इंस्ट्रक्शन हैज एट मोस्ट वन ऑपरेटर ऑन द राइट साइड, कि उसके राइट साइड पे कोई ना कोई एक ऑपरेटर लाजमी हो। The compiler must generate a temporary name to hold the value computed। जिस तरह ये T2 है और T1 है और T3 है, ये टेम्परेरी नेम्स हैं। ये टेम्परेरी नेम जनरेट होते हैं इस थ्री एड्रेस ट्रांसलेशन के अंदर, जो कि टेम्परेरी वेरिएबल जिसमें टेम्परेरीली वैल्यू स्टोर होती हैं, क्योंकि एट द एंड जो चीज फाइनल हो रही है दैट इज ID1 इज इक्वल टू T3, जो कि इसको मल्टीप्लाई एडिशन करने के बाद उसको साइन कर रहा है। और ID1 की वैल्यू हमारे पास क्या थी, वो हम सिंबल टेबल्स में इसका नाम देख सकते हैं, जो ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है कि ID1 का जो था वो रिजल्ट जो भी स्टोर हो रहा है वो लास्ट के अंदर स्टोर हो रहा है, जो उसके अंदर सिंबल टेबल के अंदर ID1 की वैल्यू थी एग्जैक्ट। देन नेक्स्ट फेज इज कोड ऑप्टिमाइजेशन।
The code optimization phase helps to improve the intermediate code so that better target code will be achieved. वही जो हमने पहले भी डिस्कस किया कि कोड को ऑप्टिमाइज कर देता है। इसके अंदर हम देखेंगे जो हमारा 4 लाइंस का कोड था उसको इसने पहले तो कन्वर्ट किया है 2 लाइंस के अंदर। सेकंड जो इसने कन्वर्जन की है वो क्या, पहली लाइन एग्जीक्यूट हो रही थी t1 इज इक्वल टू इंटीजर टू फ्लोट और 60, इसने इसको खुद से 0.0 लिख दिया, 0.0 कह दिया ऑप्टिमाइज करने, ताकि ये लाइन जो है इसके क्लॉक साइकिल सेव किए जा सके। मींस कि इंटीजर टू फ्लोट का जो रिजल्ट होगा वो भी 60.0 ही होगा, और 60.0 अगर खुद से कह दिया जाए, ये कोड ऑप्टिमाइजर जो है खुद से कर दे, तो ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब भी ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड, वो पहले इसको t1 को इसमें स्टोर कर रहा है, t2 को उसने मल्टीप्लाई कर रहा है t1 के साथ। लेट्स चेक द एग्जैक्ट लाइन, id3 इंटू t1, यानी कि जो id3 है उसको t1 से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इसने इन दोनों लाइंस को भी एक में कन्वर्ट कर दिया कि id3 इंटू 60.0 को डायरेक्ट ही कन्वर्ट कर दिया, एंड देन id2 को t1 से ऐड कर दिया। मीन के 4 लाइंस के कोड को उसने 2 लाइंस में जो है वो मर्ज कर दिया। लास्ट 2 लाइंस है उसको उसने एक में मर्ज किया, जिसमें पहली में एडिशन हो रही थी और दूसरी में असाइनमेंट। उसने एडिशन और असाइनमेंट को एक ही लाइन में जो है वो ऑप्टिमाइज कर दिया। सो ये ऑपरेशन है जो ऑप्टिमाइजेशन फेज ने परफॉर्म किया, और उसके रिजल्ट में हमारे पास 4 से 2 लाइंस आ गई उस कोड की। कोड जनरेशन, अब कोड जनरेशन का फेज जो है वो ऐसा कोड जनरेट करेगा जो मशीन अंडरस्टैंड कर सके, कि मशीन की इंस्ट्रक्शंस जो है उसने जनरेट की। सो दैट जो मशीन इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड अवर टारगेट लैंग्वेज। अब ये उसने इंस्ट्रक्शंस जनरेट की हैं जो हमारा कोड जनरेशन फेज है। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन इज लोड LDF R2 into ID3। R1 और R2 आर कॉल्ड रजिस्टर्स। रजिस्टर्स वो होते हैं जिसमें टेम्परेरी वैल्यूज हम स्टोर करते हैं। डिफरेंट टाइप्स का रजिस्टर होते हैं। अगर आप इसकी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं रजिस्टर की, तो आपको असेंबली लैंग्वेज एक है वो आपको स्टडी करनी पड़ेगी। असेंबली लैंग्वेज के अंदर आपको रजिस्टर्स के सारे कॉन्सेप्ट्स और एक्चुअली क्या रैम में सेव होते हैं, मेन मेमोरी के अंदर टेम्परेरी वैल्यू होल्ड करते हैं। डिफरेंट टाइप्स के रजिस्टर्स होते हैं, एड्रेस रजिस्टर, पॉइंटर रजिस्टर एंड सो ऑन। वो क्या उनकी एग्जैक्ट एट्रीब्यूट होते हैं, क्या वैल्यूज होती हैं, क्या उनकी लिमिटेशंस हैं, कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, वो सब एक पार्ट है असेंबली लैंग्वेज का। बट कंपाइलर के अंदर भी हम रजिस्टर्स को यूज करेंगे कंपाइलर को लिखने के दौरान, लेकिन फिलहाल हम इसको अभी समझते हैं कि ये जो 5 लाइनें हैं ये क्या कौन कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रही है। एक चीज और, जब F है वो इंडिकेट कर रहा है कि ये फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल है। बस ये F जिस चीज के एंड पे है, इनफैक्ट इसमें सब के एंड पे है, तो ये फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल है। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन इज लोड, कि R2 के अंदर लोड कर दो ID3, यानी ID3 की जो वैल्यू है उसको लोड कर दो किसके अंदर, रजिस्टर 2 के अंदर। देन मल्टीप्लाई कर दो किसको, R2 को, और ये मैं इसको सिर्फ समझने के लिए कर रहा हूं, और किस नंबर को, 16.0 को, यानी कि 2 फ्लोटिंग को मल्टीप्लाई कर दो और देन इसको लोड कर दो R2 के अंदर। थर्ड क्या कर रहा है, लोड कर रहा है सिंपल, ये बेसिकली क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई एंड लोड, कि इसको असाइन कर रहा है इसको एक पूरा ऑपरेशन करने के बाद। सिमिलरली थर्ड इज अगेन लोड, चौथा ऐड कर रहा है, एंड आखिरी स्टोर कर रहा है, स्टोर परमानेंट सेव कर रहा है। मीन्स का स्टोर का जो ऑपरेशन है वो परमानेंट सेव कर रहा है, जो लोड के हैं वो टेम्परेरी उसको रख करें, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली वो वैल्यूज उनमें से निकल जाएंगी, यानी कि वो सेव नहीं होंगी। स्टोर फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल ID1 इंटू जो R1 की जो भी वैल्यू है वो ID1 में स्टोर हो जाएगी। तो दिस इज कॉल्ड द कोड जनरेशन। ये कोड जनरेशन का फेज है जो उसने ये 5 लाइनें उस 2 लाइनों के अगेंस्ट जनरेट की हैं। अब हम देखते हैं सिंबल टेबल मैनेजमेंट। सिंबल टेबल मैनेजमेंट के अंदर जो हमने सिंबल टेबल डिस्कस किया है वो सारा मैनेजमेंट होता है जिसको हम डाटा स्ट्रक्चर भी कहते हैं।
जिसके अंदर इसके दो पार्ट्स होते हैं, ये आइडेंटिफायर नेम जो भी यहाँ पे है और जो भी इसके एट्रीब्यूट्स हैं, जो भी वैल्यूज हैं, और ये इसका इंडेक्स है एंड सो ऑन। और ये सिंबल टेबल हर जगह यूज होता है कंपाइलेशन के तमाम फेजेस के अंदर। So the symbol table is a data structure containing a record for each variable name with fields for the attribute of the name। इसके different fields भी हो सकते हैं, it doesn't mean कि इसमें एक है, इसमें हम multiple इसके attributes भी save कर सकते हैं। This data structure should be designed with following facilities to allow the compiler to find the record for each name quickly, to store or retrieve data from the record quickly। कि मीन्स कि हम उसको एक तो जल्दी फाइंड कर सकें कि इस एट्रीब्यूट का क्या नाम है, जो भी आइडेंटिफायर है, और इसके आगे क्या है, इसके एट्रीब्यूट्स हैं। वो तमाम फील्ड जितनी भी उसकी एट्रीब्यूट्स होंगी वहां से हम उसकी सारी इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर लेंगे। और सेकंड, उसको स्टोर कर सकें या रिट्रीव कर सकें, यानी कि फाइंड कर सकें और स्टोर या रिट्रीव कर सकें। ये दो चीजें हैं जो सिंबल टेबल मैनेजमेंट के अंदर होती है। इसके अंदर इट डजंट मीन कि सिर्फ एक चीज को हम स्टोर कर सकते हैं, इसको हम डिफरेंट भी इस आइडेंटिफायर के या इस वेरिएबल के जितनी भी चीजें हैं वो या एट्रीब्यूट वैल्यूज हैं वो इसके अंदर हम स्टोर कर सकते हैं। इट कैन बी सेपरेटेड बाय लेट्स सपोज, थोड़ा सा रफ हो गया, A1 एट्रीब्यूट 1, इस तरह हम उसको डिफरेंट एट्रीब्यूट स्टोर कर सकते हैं, वेरिएबल नेम एंड दिस इज इंडेक्स नंबर। दिस इज कॉल्ड सिंबल टेबल मैनेजमेंट। कंपाइलर कंस्ट्रक्शन टूल्स। अब कंपाइलर की कंस्ट्रक्शन के अंदर हम कौन कौन से टूल्स यूज कर सकते हैं। कंपाइलर प्रोग्रामर और कंपाइलर राइटर का जो भी कंपाइलर को राइट करता है कैन यूज मॉडर्न सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट कंटेनिंग टूल्स सच एज लैंग्वेज एडिटर्स, डिबगर, वर्जन मैनेजर एंड सो ऑन इंक्लूडिंग सम स्पेशलाइज्ड टूल्स एवेलेबल। यानी कि जनरल जो आईडी हम आजकल यूज करते हैं वो जो भी कंपाइलर को राइट करने के लिए यूज होती हैं वो हम सब यूज कर सकते हैं कंपाइलर कंस्ट्रक्शन के टूल के तौर पे। The most successful tools are those that hide the details of the generation algorithm and produce components that can be easily integrated into the remainder of the compiler। Obviously, object-oriented culture जो है इस सिमिलर मीन्स कि हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो हैं कंपाइलेशन के अंदर उन टूल्स को प्रेफर करते हैं जो कंपाइलर को डिफरेंट फेजेस में जनरेट करे और तमाम फेजेस के अंदर ये प्रिविलेजेस हो कि वो आपस में कंबाइन हो सके, इंटीग्रेट हो सके एक पूरा कंपाइलर बनाने में। ये नहीं कि एक कंपाइलर जो है वो ऐसा हो कि सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर किसी एक लैंग्वेज के लिए या एक चीज के लिए यूज हो रहा। पॉसिबल है, दिस इज नॉट ए कंपल्शन, लेकिन जाहिर बात है कि ऐसी चीज जो हर जगह यूज हो जाए, कैसा टूल या कैसा पार्ट ऑफ द कंपाइलेशन का फेज जो हर कंपाइलर में यूज हो जाए इज मच बेटर देन जो सिर्फ एक जगह यूज हो, लेकिन बोथ आर अलाउड। अब हम कुछ टूल्स देखते हैं जो यूज होते हैं, कॉमनली यूज होते हैं कंपाइलर इंस्ट्रक्शंस के अंदर। फर्स्ट इज पार्सर जनरेटर्स automatically produce syntax analyzer from a grammatical description of a programming language। Second is scanner generators। Third is syntax directed translation engines जो कि syntax directed translation प्रोवाइड करते हैं और उसको कन्वर्ट कर देते हैं इंटरमीडिएट कोड के अंदर। फोर्थ इज कोड जनरेटर जो कि कोड को जनरेट करते हैं, इंटरमीडिएट कोड लैंग्वेज को लेते हैं, इंटरमीडिएट लैंग्वेज को लेते हैं, जो भी रिप्रेजेंटेशन होती है उसको कोड में जो टारगेट कोड मशीन कोड होता है उसके अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। डेटा फ्लो एनालिसिस इंजन्स फैसिलिटेट द गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ वैल्यूज आर ट्रांसमिटेड फॉर वन पार्ट ऑफ ए प्रोग्राम टू एनी ऑफ द अदर पार्ट ऑफ द सिमिलर प्रोग्राम। सिमिलरली कंपाइलर टूल किट्स अवेलेबल हैं जो कि इंटीग्रेट करती हैं डिफरेंट कंपाइलेशन के सेट को जो डिफरेंट चीजें परफॉर्म कर रहे थे उसको आपस के अंदर। देयर आर आल्सो यूजेबल इन द राइटिंग ऑफ अ कंपाइलर। So these are few compiler construction tools. Now I will move towards the evolution of programming languages. Let's have a brief look on these programming languages के इसकी evolution कैसे रही। सबसे पहले the first electronic computer appeared in 1940s।
सीक्वेंस ऑफ जीरोज एंड वंस यूज होता था उसके अंदर। सिमिलरली बैच कंप्यूटिंग उसके अंदर यूज होती थी, मीन्स के पंच कार्ड उसके अंदर इंसर्ट कर दिए जाते थे जिसके ऊपर एक पर्टिकुलर सेट ऑफ कोड पंच होता था और वो उसको एज इट इज एग्जीक्यूट करता था। द ऑपरेशंस देमसेल्व्स आर वेरी लो लेवल, मीन्स के मोस्ट ऑपरेशंस ये होते थे कि भाई डाटा को एक जगह से उठा के दूसरी जगह कैसे मूव करना है और कहाँ मूव करना है, बस ऐड कैसे करना है, बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म होते थे उनके ऊपर। मीन्स एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, कम्प्लेक्स सिनेरियोज में वो नहीं जाते थे क्योंकि उसके लिए जो कोड होता था वो बहुत बहुत लेंथी हो जाता था। तो उसको डिवाइड करते थे बेसिक ऑपरेशंस के अंदर और देन उसको परफॉर्म करते थे इसके लिए। The first steps towards more people-friendly programming languages was the development of mnemonic assembly languages in the early 1950s. Means के जहाँ पे थोड़े छोटे नाम यूज करने इन्होंने शुरू किए कि भी क्या उसका एग्जैक्ट 0-1 से निकल के कुछ करेक्टर्स उन्होंने लिखने शुरू कर दी। mnemonics इनको कहा जाता है। छोटे छोटे मूव दिस टू दिस, यानी कि मूव की कमांड, लेट्स सपोज मूव R1 टू R2, यानी कि R2 से R1 में मूव कर दें। दैट इज नॉट समथिंग लाइक 0-1-0-1-0-1 जिसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, लेकिन ये mnemonic जो है इसके दिस इज कॉल्ड mnemonic कि जो उसको थोड़ा सा नाम दे दिया। अ मेजर स्टेप फॉरवर्ड्स हायर लेवल लैंग्वेजेस वर मेड इन द लेटर हाफ ऑफ द 90s 50s विद द डेवलपमेंट ऑफ फोर्ट्रान फॉर साइंटिफिक कंप्यूटेशन, similarly COBOL for business data processing, Lisp for symbolic computation। तो 1950s के हाफ में जो सेकंड हाफ था उसका, उसकी भी लेटेस्ट स्टेजेस में कुछ ऐसी लैंग्वेजेस डेवलप हुई जो कि एक पर्टिकुलर बिजनेस को एड्रेस करती थी। मीन्स के फोर्ट्रान को साइंटिफिक कंप्यूटर, फोर्ट्रान के अंदर काफी ज्यादा डेवलपमेंट्स भी हुई उस जमाने में। कोबोल को बिजनेस डाटा यानी कि जो इंडस्ट्री बेस डाटा उसके लिए कोबोल को किया गया कि कोबोल उसके अंदर यूज की गई। लिस्प को लैंग्वेज प्रोसेसिंग के लिए, सिंबॉलिक कंप्यूटेशंस के लिए यूज किया गया। एआई में मोस्टली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्रामिंग जितनी होती है उसके अंदर हम लिस्प को भी यूज करते हैं, जो कि क्या कहता है कि लैंग्वेज जो है उसको इंटरप्रेट करता है, जो एक जनरल आम ह्यूमन लैंग्वेज है उसको इंटेलिजेंटली एड्रेस करता है। या कोई भी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम यूज करते हैं, मीन कि जिसके अंदर हम खुद से चाह रहे होते हैं कि ये मशीन खुद डिसाइड करे कि इसने इस मौके पे अब क्या करना है, वहां पे इसको हम यूज करते हैं लिस्प को। तो ये कुछ 1950s में हुआ। सो दिस इज आवर लेक्चर, टुडेज लेक्चर, जिसके अंदर हमने कंपाइलर के डिफरेंट फेजेस को देखा। उसके बाद हमने एक एक फेज की थोड़ी सी स्टडी की कि एग्जैक्टली इस फेज की इनपुट क्या, आउटपुट क्या है, अब वो आउटपुट कैसे जनरेट होती है ये हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे हर फेज की। कभी क्या इस फेज के अंदर ऐसे स्टेप्स परफॉर्म होते हैं कि जो प्रैक्टिकली कैसे परफॉर्म होते हैं, जो कि ये चीजें हमें प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद हमने ऑप्टिमाइजेशंस को थोड़ा स्टडी किया कि ऑप्टिमाइजेशंस का क्या फायदा होता है। मीन्स के 4 लाइन से 2 लाइन पे आ गई, एफिशिएंसी उसकी कैसे इंक्रीज होती है। देन सिंबल टेबल मैनेजमेंट के सिंबल टेबल के अंदर क्या चीज स्टोर करते हैं और वो कहाँ यूज होती है और उसका क्या फायदा। सिंबल टेबल के अंदर हमने देखा कि भी एट्रीब्यूट्स सारे स्टोर होते हैं किसी भी आइडेंटिफायर के, और उसकी जो भी आगे हम एट्रीब्यूट्स हैं वो उसको सिंबल टेबल के अंदर डाल देते हैं और एक इंडेक्स नंबर होता है जिसकी मदद से हम उसको क्विकली एक्सेस करते हैं और बाद में कभी भी उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं। सिंटेक्स ट्री को देखा कि जो टोकन्स होते हैं उनको एक प्रॉपरली एग्जीक्यूशन की जो फॉर्म होती है, इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन इसको कहते हैं, वो उसमें कन्वर्ट कर देती है। एट द एंड हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को चेक किया कि एवोल्यूशन उसकी कैसे हुई। अभी जस्ट बिगनिंग में है, बट इन द नेक्स्ट लेक्चर एज वी डिस्कस्ड अर्लियर कि हम उसको जनरेशन वाइज चेक करेंगे कि किस तरह कौन सी जनरेशन में कौन सी लैंग्वेजेस थी और अब कौन सी लैंग्वेजेस चल रही हैं। फर्स्ट से लेके 5 जनरेशन तक लैंग्वेज अभी तक आ चुकी हैं। सो दिस इज द एंड। थैंक यू गाइस, हैव फन।